So do I need a book? No, you don't require a book. I am here. Okay. Yes, sir. So aggregate demand and related concepts. So there are 3 units in this chapter. ठीक है, एक second. Can you see me now? Yeah. So basically, there are 3 units in this chapter. मतलब तीन chapter लगेंगे और उसमें it will take around 8 classes to finish this. तो आज जो हम कर रहे हैं उसको बस थोड़ा ढंग से समझना. So before we start aggregate demand, let's discuss. अगर आपको क्लास 11 का माइक्रो याद है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? Any idea? What was individual demand? I don't know. So individual demand was demand for a commodity by an individual. So जब हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में करा था इंडिविजुअल डिमांड, फॉर एग्जांपल my demand for a Maruti car, एक पर्टिकुलर ब्रांड की, दिस इज इंडिविजुअल डिमांड. जब एक प्रोडक्ट की डिमांड होती है बाय वन इंडिविजुअल, दिस इज इंडिविजुअल डिमांड. माइक्रो इकोनॉमिक का कंसेप्ट है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर कार, वन पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ कार. इससे फिर हम जाते हैं नेक्स्ट लेवल, मार्केट डिमांड. वन सेकंड. सो व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड का मतलब होता है डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय ऑल द इंडिविजुअल्स इन द मार्केट. So demand for a commodity, let's say Maruti car, demand for Maruti car, जो भी पर्टिकुलर कार है, by all individuals की क्लास है और खोलना है. ठीक है. सो डिमांड फॉर मारुति कार बाय ऑल इंडिविजुअल्स इन द मार्केट. इसका मतलब कि लेट्स से मारुति की कार है बलिनो. अब जब मैं अकेला उस बलिनो को खरीदना चाहता था, दैट वाज इंडिविजुअल डिमांड. नाउ अब उस बलिनो को जितने भी इंडिया में लोग खरीदना चाहते हैं, दैट इज मार्केट डिमांड फॉर बलिनो. ठीक है. अब इसमें एक चीज याद रखना, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में वी आर डिस्कसिंग अबाउट जस्ट वन प्रोडक्ट, दैट इज मारुति की बलिनो कार. सो जब हम इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं, सो इट इज वन प्रोडक्ट एंड वन इंडिविजुअल. जब हम मार्केट में डिमांड की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट वन प्रोडक्ट एंड ऑल इंडिविजुअल की डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट. ठीक है ना. सो टोटल मारुति कार पूरे महीने में जितनी बिकेगी, दैट इज डिमांड फॉर मारुति कार्स या डिमांड फॉर अ बलिनो कार. लेकिन जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं, यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल की बात नहीं करते. इट इज अ मैक्रो कंसेप्ट. यहाँ पे हम ऑल द इंडिविजुअल्स इन द इकोनॉमी की बात करते हैं एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे हम ऑल द प्रोडक्ट्स, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी की बात करते हैं. इसका मतलब अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं आपको एग्रीगेट डिमांड, इट मींस डिमांड फॉर all final goods and services by all individuals in the economy. मतलब मेरी इंडियन इकोनॉमी में, एक सेकेंड, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, सो मेरी इकोनॉमी में पूरे साल में जो भी बिक रहा है, चाहे वो एक सुई हो, लैपटॉप हो, पेन हो, टीवी हो, कार हो, एरोप्लेन हो, सो जितने भी प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं बाय ऑल दी इंडिविजुअल्स, उन सब का सम करना है. मतलब मारुति की जो कार्स बिकी है उसका टोटल, हुंडई की, होंडा की, सबका टोटल, जो एरोप्लेन्स बिके, जो टीवीज बिके, जो टेबल बिका है, जो फैन, इन सबका डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द इंडिविजुअल्स इन द इकोनॉमी, उन सबका जब हम सम टोटल करते हैं वो होता है एग्रीगेट डिमांड. मतलब इट इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. क्योंकि जितने गुड्स मेरी इकोनॉमी में बिके हैं, मतलब उतने प्रोड्यूस भी होंगे, उतनी आउटपुट आई होगी. So the value of all final goods and services produced in an economy during a particular year is basically aggregate demand for that particular year. ये समझ आया? Yes, sir. ठीक है. Now when we talk about aggregate demand, so aggregate demand के 4 components हैं. एक है C plus I
प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यहाँ पे सी है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब जो एंड कंज्यूमर जो प्रोडक्ट्स को डिमांड कर रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जी है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सॉरी आई रह गया। आई है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो प्रोड्यूसर्स वगैरह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहाँ जो भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक्स है आपका एक्सपोर्ट्स और एम है इंपोर्ट्स। और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स को हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। नाउ अगर आप देखोगे हम एक्सपोर्ट्स को ऐड कर रहे हैं और इंपोर्ट्स को माइनस कर रहे हैं, ऐसा क्यों? वी आर एडिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स को हम लोग माइनस कर रहे हैं, क्योंकि उसका लॉजिक ये है, although exports is not bought by our individuals, मतलब इंडियंस नहीं खरीद रहे। सो एक्सपोर्ट्स का मतलब है जब इंडियन गुड्स कोई फॉरेनर खरीदता है। सो ऑल्दो वो कोई फॉरेनर खरीद रहा है, लेकिन इट इज डिमांड फॉर आर गुड्स एंड सर्विसेज, यस और नो? Yes, sir. तो इट विल बी इंक्लूडेड इन एग्रीगेट डिमांड, बिकॉज जब फॉरेनर्स इंडिया का सामान खरीदेंगे इट विल लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज, तो इंडिया का आउटपुट तो बढ़ेगा ही। तो इट इज अ पार्ट ऑफ आउटपुट ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया का सामान बिक रहा है चाहे वो कोई भी खरीद रहा है, तो इट विल बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। लेकिन इंपोर्ट्स हम माइनस कर रहे हैं, क्योंकि इंपोर्ट ऑल्दो इंडियंस खरीद रहे हैं बट उससे इंडिया का सामान तो नहीं बिक रहा। दिस इज इंडियंस की डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स। सो जब इंपोर्ट्स बढ़ते हैं तो फॉरेन कंट्री में ज्यादा प्रोडक्शन होती है, वहां के गुड्स की डिमांड बढ़ती है, तो वो हमारी एग्रीगेट डिमांड में ऐसे हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है? बिकॉज ऑल्दो इंडियंस आर बाइंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज बट इट डज नॉट लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन इन इंडिया, so it will not be included in the value of final goods and services produced in India, because वो foreign goods की डिमांड बढ़ रही है। समझ आया? हाँ जी सर। ठीक है। Now for the sake of simplicity, class 12th में we assume हम सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ते हैं, aggregate demand is equal to C plus I, consumption plus investment। G और net exports use होगा only in the third chapter of this unit, और वो भी थोड़े बस करेक्शंस के लिए, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए, अदरवाइज इट इज नॉट इंक्लूडेड। तो हम सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस करेंगे। तो आज हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का बेस समझेंगे, बहुत ध्यान से समझना। दिस क्लास एंड दी नेक्स्ट क्लास, दीज टू क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको 2 क्लास समझ आ गई तो नेक्स्ट की 3 क्लास बहुत स्मूथली निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम करेंगे कंजम्पशन। नाउ कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। ऑब्वियसली मैं कितना कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं कितना पैसा खर्चता हूँ ऑन कंजम्पशन ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, इट डिपेंड्स कि मेरी इनकम कितनी ज्यादा है। जब मेरी इनकम या मेरी सैलरी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली मैं ज्यादा कंज्यूम करूंगा, और जब मेरी इनकम कम होगी तो ऑब्वियसली मेरा कंजम्पशन भी गिर जाएगा। सो कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। जब मैं कंजम्पशन फंक्शन लिखता हूँ, सो कंजम्पशन फंक्शन होता है C, इट इज टोटल कंजम्पशन, is equal to C bar plus MPC Y। अब ये बहुत ध्यान से समझना, C बार क्या होता है, MPC क्या होता है। C बार होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ध्यान से समझना, ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब है कंजम्पशन व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, कंजम्पशन व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, और वी कैन से it is that positive consumption even when income is zero। So the logic is when I am not earning anything, for example लो let's say मार्च तक मेरे पास सैलरी थी, पिछले 10 साल से I was working, तो ऑब्वियसली अगर पिछले 10 साल से मैं काम कर रहा था तो I was saving money as well, एंड सडनली अप्रैल के मंथ में मेरी जॉब चली गई, तो मैं बोल सकता हूँ कि अप्रैल में मेरी इनकम वाज जीरो। अप्रैल में माय इनकम वाज जीरो, बट डज दैट मीन कि मेरी कंजम्पशन भी जीरो होगी? No, मतलब sir. I will stop eating food? No. So even if my income is zero, remember for this entire unit that consumption can never be zero. Even if I'm not earning anything, I would still be meeting basic necessities of life। मैं घर पे कहीं ना कहीं रह रहा हूँ, तो अगर वो रेंट पे तो रेंट पे कर रहा हूँ, अगर मैं घर पे बैठा हूँ तो मैं ऑब्वियसली खाना खा रहा हूँ और कपड़े पहन रहा हूँ। तो these are basic necessities of life which I have to fulfill for myself even when my income is zero।
सो जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरी सैलरी ही नहीं है, और मैं बोल रहा हूँ फिर भी मेरी कंजम्पशन पॉजिटिव होगी, तो वो कंजम्पशन आएगी कहाँ से? वो कंजम्पशन आएगी मेरी पास्ट सेविंग्स में से, क्योंकि जब मेरे पास सैलरी थी, जब मेरे पास जॉब थी, तब आई वॉज अर्निंग एंड आई वॉज सेविंग। तो मैं क्या करूंगा, या तो पास्ट की सेविंग्स को निकालना शुरू कर दूंगा, मतलब मैं क्या स्टार्ट कर दूंगा, डिस सेविंग करना स्टार्ट कर दूंगा, डिस सेविंग्स करूंगा, या नेगेटिव सेविंग्स। नेगेटिव सेविंग्स इसलिए लिखा है क्योंकि सपोज मैंने पहले लाइफ में कभी सेविंग करी नहीं, मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ और मैं हमेशा जितना पैसा कमाता था मैं उतना ही खर्च देता, आई हैव नेवर सेव्ड इन माय लाइफ। और अब मेरी सडनली जॉब चली गई है, अब मैं कंजम्पशन अभी भी जीरो नहीं हो सकती, आई विल स्टिल बी ईटिंग फूड, तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? मैं क्या करूंगा, लोन्स लेना स्टार्ट कर दूंगा, आई विल स्टार्ट बोरोइंग मनी। तो सेविंग का मतलब होता है जब आप इनकम में से कंज्यूम करके कुछ पैसा बचा लेते हो, और बोरोइंग होता है जब आप कमाते हजारों लेकिन 1200 खर्चते हो, 200 रुपए का उधार ले लेते हो। सो बोरोइंग इज अगेन नेगेटिव सेविंग या डिस सेविंग। ठीक है, सो लॉजिक क्या है, इवन व्हेन इनकम इज जीरो, इवन व्हेन इनकम इज जीरो, consumption is still positive, consumption is still positive and equal to autonomous consumption। ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन, अगर हम इसको करके देखें इक्वेशन के हिसाब से, सो माय कंजम्पशन का इक्वेशन, कंजम्पशन फंक्शन वाज C इज इक्वल टू C बार प्लस MPC Y। अभी के लिए MPC में नेक्स्ट समझाऊंगा, अज्यूम करो, इसको इग्नोर करो। सो लेट्स से इनकम इज जीरो, अगर मैं y इज इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, आई विल गेट C इज इक्वल टू C बार प्लस MPC into 0, MPC into 0 would be 0, so C will be equal to C bar. So mathematically we have proved that even when income is zero, consumption is still not zero, it is a positive value which is equal to autonomous consumption, जो कि कहाँ से आएगी, past savings में से आएगी। समझ आ गया इतना? Yes, sir. Perfect। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो समझना वो है MPC, और नेक्स्ट इज marginal propensity to consume, which is your MPC। ओके, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका मतलब होता है इंक्रीमेंटल या फिर इंक्रीज इन कंजम्पशन या चेंज इन कंजम्पशन या इंक्रीज इन कंजम्पशन ड्यू टू इंक्रीमेंटल इनकम। वैसे डेफिनेशन इंक्रीज की होती है ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, लेकिन मैंने इंक्रीमेंटल वर्ड इसलिए यूज करा है, ड्यू टू या फ्रॉम, फ्रॉम वर्ड यूज कर रहा हूं अभी समझाने के लिए। क्यों? डेफिनेशन में मत डालना है वर्ड फ्रॉम, ठीक है? अब आपको लॉजिक समझाता हूं। So when we talk about marginal propensity to consume, marginal का मतलब होता है कि जब मेरी इनकम बढ़ेगी, ठीक है, वर्ड्स ध्यान से सुनना, जब मेरी इनकम बढ़ रही है, उस बढ़ी हुई इनकम में से मैं कितने रुपए खर्च रहा हूँ। याद रखना, जितने से मेरी इनकम बढ़ी उस इंक्रीमेंटल वैल्यू में से, उस इंक्रीमेंटल इनकम में से मैं कितना पैसा खर्च रहा हूँ, दैट इज माई MPC, दैट इज माई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। याद रखना, टोटल इनकम कितनी है, टोटल कितना कंजम्पशन कर रहा हूं, इसका MPC से कोई लेना देना नहीं है। MPC इज नॉट बॉर्डर्ड अबाउट कि कितना टोटल इनकम है, कितना टोटल कंजम्पशन है, इट इज बॉर्डर्ड अबाउट कि जो पैसे बड़े हैं उन बड़े हुए पैसे में से मैंने कितना कंज्यूम करा है। सो चेंज इन कंजम्पशन, सो MPC इज बेसिकली चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, ये उसका फॉर्मूला है, चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y। सो इंक्रीज इन कंजम्पशन ड्यू टू या फ्रॉम इंक्रीमेंटल इनकम, कि जो मेरी सैलरी बढ़ी है उसमें से मैंने कितना कंज्यूम करा। इसको मैं आपको एक मैथमेटिकल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सो लेट्स से पहले मेरी इनकम थी 1000, आई यूज्ड टू कंज्यूम 900 एंड आई यूज्ड टू सेव 100। अब मेरी जो सैलरी है, मेरी जो इनकम है वो 1000 से हो गई लेट्स से 1200। सो मेरा कंजम्पशन लेट्स से हो गया 1100 और मेरा सेविंग अभी भी है 100। इस केस में अगर मैं MPC निकालूंगा, सो MPC होता है चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। सो मेरा चेंज इन कंजम्पशन क्या है NV, 900 से 1100 विच इज 200 अपॉन चेंज इन इनकम कितना है
1000 से 1200 which is again 200. So मेरा MPC क्या आया है 1. MPC 1 का मतलब है that I consume 100% of incremental income. मतलब जब भी मेरी सैलरी जितने से भी बढ़ती है वो सारा का सारा मैं कंज्यूम कर लेता हूँ, उसमें से कुछ भी मैं सेव नहीं करता हूँ. ठीक है, आई कंज्यूम 100% ऑफ माई इंक्रीमेंटल इनकम. ठीक है, अब इसको एक और न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं. लेट्स से माय सैलरी वाज अगेन 1000. आई यूज्ड टू कंज्यूम 900 एंड सेव 100. नाउ माय सैलरी इज 1200 एंड आई कंज्यूम 1200 एंड सेव 0. अनवी, इस केस में एमपीसी की वैल्यू क्या होगी बताना? So, एक second. चेंज इन So again, कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम. so 300. चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम. हाँ मतलब मैं तो चेंज इन कंजम्पशन बता रही थी. चेंज इन कंजम्पशन कितना है? 300. 300 अपॉन चेंज इन इनकम कितना है? 200. 3/2. 1.5. हाँ जी. बट दिस इज रॉन्ग. ये मैंने जान के एग्जांपल दिया है. याद रखना, ये मैंने एग्जांपल इसलिए कराया है बिकॉज ये बहुत कॉमन एरर होता है. दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. ऐसा कुछ आएगा नहीं पेपर में, बट दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ. आपने ध्यान दिया होगा मैंने बार बार बोला था लिसन टू माय वर्ड्स व्हिच वाज बढ़ी हुई इनकम में से मैं कितना कंज्यूम कर सकता हूँ. अब द लॉजिक इज, मेरी इनकम तो बड़ी है 200 रुपीज से. अब उस 200 में से मैं 300 कैसे कर सकता हूँ? इज इट पॉसिबल कि अगर मेरी सैलरी 200 से बड़ी है तो उस बड़े हुए 200 में से मैंने 300 खर्च लिए? दिस ऑब्वियसली इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो अब लॉजिक क्या हुआ होगा कि मेरी सैलरी जब 200 रुपए से बड़ी है, मैंने जो 300 रुपए खर्चे है उसमें से क्या होगा, 300 में से 200 तो मैंने वहां से खर्चे होंगे जो मेरी सैलरी बड़ी है, और 100 रुपए मैंने वहां से खर्च होंगे जो हर महीने में सेव करता हूँ, क्योंकि हर महीने में 1000 अर्न करके 900 कंज्यूम करता था और 100 सेव करता था. तो दिस मंथ आई माइट हैव डिसाइडेड कि ओके आई विल नॉट सेव 100 रुपीज, आई विल कंज्यूम द एंटायर सैलरी विच इज 1200. तो 200 रुपए तो मैंने वहां से कंज्यूम कर लिए जहां से जो मेरे बड़े हैं, और 100 रुपए जो एक्स्ट्रा मैंने कंज्यूम करे वो मेरे पहले वाले जो 1000 मिलते थे वहां से निकाले, बड़े हुए 200 में से नहीं निकाले. लॉजिक समझ आई? हाँ जी. तो एमपीसी की वैल्यू, तो अगर मैं आपको लॉजिकली बताऊं, जब मेरी सैलरी 100 से बड़ी है, अगर मेरी इनकम 100 से बड़ी है, तो उसमें से मैक्सिमम मैं कितना कंज्यूम कर सकता हूँ? उन 100 में से मैं मैक्सिमम कितना 100, हाँ जी. और मिनिमम कितना कंज्यूम कर सकता हूँ उस 100 में से? 1. 0. 1 क्या? 0 भी. हाँ 0 भी. सॉरी. राइट, 1 रुपया की खर्च हुआ. ठीक है. सो अगर मेरी इनकम 100 रुपीज से बढ़ी हुई है, अगेन मार्क माई वर्ड्स, अगर मेरी इनकम 100 रुपीज से बढ़ी है तो उस बड़े हुए 100 में से मैक्सिमम आई कैन कंज्यूम 100 और मिनिमम आई कैन कंज्यूम 0. सो अगर इस केस में मैं एमपीसी निकालूंगा, इट विल बी चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम विच इज 100 by 100 will give me 1. और इस केस में जब मैं एमपीसी निकालूंगा, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम विच इज 0 by 100 will be 0. सो ये जो दोनों है ना, ये मुझे मेरी, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी. सो एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है 0. उसका लॉजिक ये है कि आई कैन स्पेंड 100% ऑफ माई इंक्रीमेंटल इनकम और आई कैन स्पेंड 0% ऑफ माई इंक्रीमेंटल इनकम. अगर मेरी सैलरी 200 रुपए से बड़ी है तो उसमें से मैक्सिमम मैं 100% तो कर सकता हूँ 200, बट 200 में से 250. सो आई कैन नॉट स्पेंड मोर देन 100% ऑफ द इंक्रीमेंटल इनकम एंड आई कैन नॉट स्पेंड लेस देन 0% ऑफ द इंक्रीमेंटल इनकम. And that is why we say that the value of MPC, this is very important, the value of MPC lies between 0 and 1. The value of MPC lies between 0 and 1. Is it clear? Yes sir. Perfect. एकदम बिल्कुल पक्का ना? हाँ जी. ठीक है. अब इसी के साथ एक कंसेप्ट आता है which is MPS, which is marginal propensity to save. Marginal
propensity to save which is MPS. सेम चीज है, सब कुछ सेम है, बट जहां जहां कंजम्पशन वर्ड आया था वहां वहां सेविंग आ जाएगा. So MPS will be change in savings due to change in income. कि जब मेरी सैलरी बढ़ती है, लेट्स से वही वाला लॉजिक लगाते हैं, मेरी इनकम 100 रुपीज से बढ़ गई, सो देयर इज अ 100 रुपीज का चेंज इन माय इनकम. आउट ऑफ दोस 100 रुपीज व्हाट इज द मैक्सिमम आई कैन सेव एंड मिनिमम आई कैन सेव? So you can Can save we? 100, minimum 0. Yes, maximum I can save the entire 100 rupees or minimum I can consume everything and save 0. So Yes, इस sir. केस में जब मैं MPS की बात करूंगा, change in savings 100 upon change in income 100 by 100 will give me 1. And यहाँ पे जब MPS की बात करूंगा, change in saving 0 upon change in income 100, I got 0. So again, the value of MPS also lies between 0 and 1. So MPS की value भी lies between 0 and 1. Yes or no? Yes, Is it sir. clear? हाँ जी. ठीक है, पक्का. So अब याद रखना, जब भी हम MP की बात करते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट इंक्रीमेंटल इनकम. और बढ़ी हुई इनकम में से 100% कंज्यूम या 0% सेव या 0% कंज्यूम एंड 100% सेव, यही हो सकता है. मतलब ये एक्सट्रीम केसेस है. ठीक है. सो इसका मतलब ये है, जब भी मेरी, अब हमको अगर लॉजिक बताऊं इन दोनों के बीच में रिलेशन, कि सपोज मेरी सैलरी बढ़ी 100 से, अब उसकी वजह से मेरी कंजम्पशन बढ़ी 100. अगर मेरी इंक्रीमेंटल में से 100 के 100 कंज्यूम हो गए, इसका मतलब सेविंग कितने से बढ़ी? 0 से, क्योंकि सारा का सारा पैसा तो मैंने खर्च लिया. 100 रुपए बढ़े और 100 के 100 मैंने खर्च लिए, तो इसकी वजह से चेंज इन सेविंग क्या हो? 0. ऑपोजिट केस, लेट्स से मेरी सैलरी 100 से बढ़ी, उसमें से 50 रुपीज मैंने कंज्यूम करे, तो अगर बढ़ी हुई इनकम में से 50 कंज्यूम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 50 सेव कर लिए होंगे, तो उसकी वजह से चेंज इन कंजम्पशन क्या हो गया? 50. चेंज इन सेविंग क्या हो गया? 50. और अगर मेरी सैलरी 100 रुपीज से बढ़ी है और उसमें से मैंने 0 कंज्यूम करे, तो मतलब उसकी वजह से क्या होगा? चेंज इन सेविंग हो गया होगा 100. 100. सो अल्टीमेट लॉजिक इज, जब मैं इन सबका टोटल करूंगा, 100 plus 0 will give me 100, 50 plus 50 will give me 100, 0 plus 100 will give me 100. सो इसका और इसका सम हमेशा चेंज इन इनकम के बराबर ही आएगा. सो लॉजिक इज, इनकम क्या होती है? या तो कंज्यूम होती है या सेव होती है. सो माय कंजम्पशन प्लस माय सेविंग्स बेसिकली गिव्स मी माय टोटल इनकम, राइट? Yes, sir. So whenever there is a change in income, so any change in income would either lead to change in consumption और change in savings. इन दोनों में से एक चीज चेंज होगी या दोनों. हो सकता है 100 से चेंज हो या 0 से, ये 0 से हो, ये 100 से, या फिर 50-50 या 30-40 जो भी. अब जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, सबको मैं डिवाइड कर दूंगा चेंज इन इनकम से, तो यू विल सी कि change in income upon change in income is obviously this is 1. What is change in consumption upon change in income? MPC. And then that is MPS. और this is MPS. So इससे एक relation आ गया that MPC plus MPS is always equal to 1. MPC plus MPS is always equal to 1. आए समझ? हाँ जी. ठीक है. अब कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको मैं. एक सेकंड, तो एपीसी वाला समझाऊं पहले या? चलो पहले एपीसी और एपीएस समझा दो, ताकि एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन करना है वो हो जाएगा. नेक्स्ट इज एपीसी एंड एपीएस. एपीसी इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सो एपीसी इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. याद रखना, इसमें ना चेंज से कोई भी लेना देना नहीं होता कि मेरी सैलरी कितनी बढ़ी, उस बढ़ी हुई सैलरी से, उस बढ़ी हुई इनकम से मैंने कितना कंज्यूम करा. एपीसी इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट. ऑल इट इज बॉदर्ड अबाउट इज टोटल कंजम्पशन कितना है और टोटल इनकम कितना था. मतलब सी अपॉन वाई, कंजम्पशन कितना है, इनकम कितना है. और इसी तरीके से होता है एपीएस, विच इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, विच इज
सेविंग्स अपॉन, saving upon income. ठीक है। वही वाला एग्जांपल पिक करते हैं। सो सपोज माय इनकम इज 1000, माय कंजम्पशन वाज 900, माय सेविंग्स वाज 100, then my income was 1200, my consumption was 1100 and my savings was 100, ठीक है। अब इस पूरे केस में याद रखना, जब मैं एमपीसी की बात करूंगा ना, तो इन दोनों केस में एक ही एमपीसी और एक ही एमपीएस निकलेगा, बिकॉज एमपीसी और एमपीएस के लिए आपको दो केसेस चाहिए होते हैं कंपेयर करने के लिए कि पहले इनकम इतनी थी, अब इनकम इतनी हो गई, इतना चेंज हो गया। तो अगर मैं एमपीसी की बात करूंगा तो एमपीसी सिर्फ और सिर्फ एक निकलेगा, चेंज इन कंजम्पशन विच इज 200 अपॉन चेंज इन इनकम विच इज 200, ये आ गया 1। और जब मैं एमपीएस निकालने की कोशिश करूंगा, चेंज इन सेविंग, तो 100 से 100 विच इज 0 अपॉन चेंज इन इनकम 200, सो 0। तो एमपीसी आया 1, एमपीएस आया 0। अगर आप देखो तो वो इक्वेशन भी वेरीफाई हो रही है, वेर एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये आया है 1 और वो आया है 0, सो 1 प्लस 0 इज अगेन 1। तो ये रिलेशन भी वेरीफाई हो रहा है। लेकिन जब मैं एपीसी निकालूंगा और एपीएस निकालूंगा ना, तो याद रखना इसका अलग एपीसी एपीएस आएगा, इसका अलग से एपीसी और एपीएस आएगा। तो यहाँ पे जब मैं एपीसी निकालूंगा, कंजम्पशन अपॉन इनकम 900 by 1000 which will be 0.9, और जब मैं एपीएस निकालूंगा, सेविंग्स अपॉन इनकम विच इज 0.1। नोटिस करो ये रिलेशन एक और बिल्ड हो रहा है, 0.9 प्लस 0.1 विल गिव मी 1। सेम रिलेशन एपीसी और एपीएस में भी निकालेगा, देखेंगे कैसे करेंगे। नेक्स्ट, अगर मैं अब इसका एपीसी निकालूंगा, कंजम्पशन अपॉन इनकम 1100 by 1200, 11 by 12 will give me something like 0.91 के अराउंड। एंड यहाँ पे जब एपीएस निकालूंगा, 100 by 1200, 1 by 12 shall give me 0.89 के आसपास कुछ, 0.08. ठीक है ना। तो ये चार चीजें जो मैं हाईलाइट करूंगी, ये ठीक है, ये चीजें याद रखनी। सो अगर मैं आपको ये बोलूं, इनकम इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड, राइट, इनकम इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड। अगर मैं सबको डिवाइड कर दूं बाय इनकम, क्योंकि मैं एवरेज की बात कर रहा हूं अब, सो यू विल नोटिस दिस विल गिव मी 1। कंजम्पशन अपॉन इनकम क्या होता है, एपीसी, प्लस सेविंग अपॉन इनकम क्या होता है, एपीएस। So again we got another relationship which says that APC plus APS is equal to 1. So APC plus APS is equal to 1 and MPC plus MPS is always also equal to 1. समझ आया इतना भी? Yes sir. ठीक है। अब मैं आपको कुछ लाइंस लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जितना भी हमने कर रहा है वो उसका समरी है। देन मैं एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ एंड देन यू विल फिल द आंसर्स फॉर दिस टेबल, ठीक है। Okay. क्या करना है, अब मैं आपको 3-4 चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज है, कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो, ये हमें पता है, याद रखना, कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो इवन व्हेन इनकम इज जीरो। एक ही पॉइंट याद रखना, ठीक है, इस पूरे चैप्टर के लिए। सेकेंड, सेविंग्स कैन बी नेगेटिव जब हम डिस सेव करते हैं, दैट इज व्हेन वी डिस सेव। क्योंकि जब मेरी कंजम्पशन, सॉरी, जब मेरी इनकम जीरो होती है, मेरी कंजम्पशन जीरो नहीं होती। सो मेरी जब इनकम जीरो होती है, मेरी कंजम्पशन जीरो नहीं होती है, तो मेरी कंजम्पशन क्या होती है, सी बार, कुछ पॉजिटिव होती है। वो पॉजिटिव कंजम्पशन कहाँ से आती है, सेविंग से आती है। उस केस में मेरी सेविंग्स माइनस सी बार हो जाती है, क्योंकि जितना पैसा मैंने निकाला होता है अपनी सेविंग्स में, वो नेगेटिव सेविंग हो जाएगी। राइट और रॉन्ग, ये भी आगे जाके और समझेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बस याद रखना कि सेविंग्स कैन बी नेगेटिव, सेविंग्स कैन बी जीरो, कंजम्पशन कैन बी कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन नेवर बी जीरो, इट कैन बी, जो भी आगे देखते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट अच्छे से याद रखने, एक तो आपको। नेक्स्ट, फॉर्मूलाज,
MPC is change in consumption due to change in income. MPS is change in savings due to change in income. APC is consumption upon income. APS is savings upon income. ये 4 फॉर्मूला याद रखना है आपने, 1 2 3 4 और ये 2 पॉइंट, ठीक है। इसके बेसिस पे आपके पास कुछ रजिस्टर वगैरह कुछ है? यस सर। ठीक है, मैं एक टेबल बना रहा हूँ, आपको ये टेबल फिल करना है। सर आई विल गेट इट एक्सेप्टेड। You get a register or something. लेट मी नो जब रजिस्टर हाथ में, ठीक है। ठीक है, सो यू हैव टू आंसर दिस टेबल। एक मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कैन वैल्यू ऑफ एमपीसी बी लेस देन 0, अगर है तो टिक, नहीं है तो क्रॉस, ठीक है। आई विल गिव यू 5 मिनट्स, थिंक। फॉर्मूला को देख के आंसर बनाने सारे में, ठीक है। फॉर्मूला को देखना है और मैथमेटिकली सोचना है कि इज दिस वैल्यू पॉसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला और नॉट, ठीक है। फिर करना। ठीक है, अब इसको एक बार डिस्कस करते हैं। अगर सारे गलत भी है तो भी कोई इशू नहीं है, यू आर जस्ट लर्निंग, अभी तो बस 5 मिनट हुए समझो। नाउ एमपीसी की वैल्यू 0 से कम हो सकती है, कैन इट बी लेस देन 0? नो सर। नो, बिकॉज हमें ऑलरेडी पता है दैट द वैल्यू ऑफ एमपीसी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो अगर आप उस लॉजिक से देखोगे तो लेस देन 0 भी नहीं हो सकती, मोर देन 1 भी नहीं हो सकती, इक्वल टू 0, यस, only equal to 1. So same right? with MPS. हाँ, सेम विथ एमपीएस, दिस दिस दिस। उसका रीजन ये है क्योंकि हम इंक्रीमेंटल इनकम की बात कर रहे हैं। अगर मेरी इनकम 100 से बड़ी है तो उस 100 में से मैं मैक्सिमम 100 ही कर सकता हूँ, मोर देन 100 नहीं कर सकता, और लेस देन 0 नहीं कर सकता। नाउ द इम्पोर्टेंट सोचने वाला इज एपीसी। कैन एपीसी बी लेस देन 0? Yes, it हाँ, can. It can be. इट कैन बी। चलो देखते हैं अब लॉजिकली। लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव, राइट? और एपीसी का फॉर्मूला है C upon Y. For APC to be negative, consumption should be negative. Yes, Can sir, consumption not be be negative? हाँ, sorry, cross. So consumption can never be negative. So APC cannot be negative. तो आप बोलोगे APC can never be negative because consumption can never be negative. Right? Next. Can APC be 0? Think. फॉर्मूले के हिसाब से देखो, अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से एपीसी को 0 होना है तो इनकम तो 0 हो ही सकती है। क्या कंजम्पशन 0 हो सकती है? नो सर, कंजम्पशन कैन नेवर बी 0, हमने डिस्कस किया था ये। तो सिंस कंजम्पशन कभी 0 नहीं हो सकती, इसलिए एपीसी भी कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कंजम्पशन कैन नेवर बी 0। सो अगेन इट इज नॉट पॉसिबल। सो नेक्स्ट, APC can never be 0, again because consumption can never be 0. ठीक है ना? Next, can APC be equal to 1? Think फॉर्मूले के हिसाब से। Yes, consumption and income same होगी, कुछ same नहीं करेगा। Exactly. So consumption and income can be equal to each other. So APC can be equal to 1. So it is possible. अब इसको यहाँ पे समझो, APC can be 1. क्यों? Because consumption is equal to income. So APC will be 1 when consumption is equal to income. So the logic is when consumption, इसी में मैं पूरा concept बता रहा हूँ, when consumption is equal to income,
So, इसका मतलब क्या है? सेविंग्स क्या है? 0. इसका मतलब आई एम कंज्यूमिंग माई एंटायर इनकम बिकॉज माई कंजम्पशन इज इक्वल टू माई इनकम, राइट ऑन वीक. यस सर. तो सेविंग्स क्या है? 0. तो हाँ जी. इस पॉइंट को हम बोलते हैं, या इस इनकम को बोलते हैं ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम. तो when Break consumption is even low. level, because here consumption and income are equal and savings are 0. याद रखना, दिस इज नोन एज द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम. ये ट्रू फॉल्स में या एमसीक्यू में आएगा पक्का, Okay. और न्यूमेरिकल में तो पक्का यूज होगा. दिस इज नोन एज ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम. ठीक है, नेक्स्ट. कैन एपीसी बी मोर देन 1? Yes sir. No, more than one. थिंक ये रहा फॉर्मूला. एपीसी मोर देन 1 के लिए कंजम्पशन हैज टू बी मोर देन इनकम. Yes sir, but वो भी तो. या Yes sir, we पॉसिबल can है, बिल्कुल है. borrow and possible. Exactly. Yes You sir. can either borrow or you can dis save. It is very Yes. much possible कि इस मंथ मैंने 10,000 कमाए और 12,000 खर्च दिए. जो एक्स्ट्रा 2,000 है या तो मैंने पास सेविंग से निकाल लिया या फिर मैंने बोरोइंग कर ली. तो यस, एपीसी कैन बी मोर देन 1. एपीसी कैन बी मोर देन 1. ये कब होगा? व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम. दैट इज, या तो आप डिस सेव कर रहे हो, मतलब आप डिस सेविंग्स कर रहे हो, उसमें बोरोइंग भी आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा. ठीक है, ये था एपीसी के लिए. नेक्स्ट, एपीएस. कैन एपीएस बी नेगेटिव, मतलब लेस देन 0? No sir. थिंक ये रहा फॉर्मूला.